विषय हिंदी के अंतर्गत बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक शीर्षक शीर्षक का पठन पाठन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सभी मिलकर बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक का अध्ययन अध्यापन करें। सर्वप्रथम हम इस पाठ के रचयिता श्री राजेश जोशी जी का परिचय देखेंगे। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार। और जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यह उनकी जो कविता संग्रह है नेपथ्य में हंसी, तो इसी संग्रह से पर हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे सर जी पद्यांश 1 की ओर। पद्यांश 1 है, आज मैं कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ लेकर आई हूँ बच्चों, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो यह एक सामयिक मुद्दों पर आधारित एक रचना है राजेश जोशी जी का। और ये छोटा सा एक पाठ है। और इस पाठ को आज मैं 3 पद्यांशों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करूंगी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये बाल श्रम पर आधारित यह पाठ है। तो हम चलते हैं प्रथम पद्यांश की ओर। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे तो सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बच्चों कि किसी भी पद्यांश की हमको सप्रसंग विशेष सहित व्याख्या तैयार करनी है, तो हमें पद्यांश को 2-3 बार गहनता से पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के उपरांत हमें जो कठिन शब्द मिलते हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ हमें जान लेने चाहिए। तो मैंने भी आपको ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए और मुझको आप स्वयं को जो कठिन शब्द लगे, उनके अर्थ मैंने आपके सामने इस प्रकार रखा है। जैसे कि कोहरे का अर्थ है कुहरा, धुंधलापन। और ढकी का अर्थ है छाना। हमारे समय अर्थात आधुनिक युग से हमें यहाँ पर परिचित कराया गया है। हमारे समय का अर्थ है आधुनिक युग या शिक्षा का वर्तमान युग। भयानक का अर्थ है डरावनी। पंक्ति पंक्ति का अर्थ यहाँ पर है बात से, वक्तव्य बात से है। विवरण का अर्थ है वर्णन, ब्यौरा, विस्तार से किसी चीज को समझाना। और सवाल का अर्थ है बच्चों प्रश्न। तो इस पद्यांश में कुछ ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आने वाला पद्यांश है। आप ध्यान से समझेंगे तो निश्चित ही ये समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं कठिन शब्दों को बच्चों जब हम चुन लेते हैं, तो इसके पश्चात हम जानते हैं कि सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या की ओर जाते हैं। तो हम सबसे पहले संदर्भ की ओर जाएंगे। तो संदर्भ निर्माण के लिए मैं हर क्लास में आप लोग को 4 बिंदु बताती हूँ। इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम संदर्भ निर्माण करते हैं। पहला बिंदु है गद्यांश या काव्यांश की पहचान। हमें ये पहचानना है बच्चों कि हम गद्य पढ़ रहे हैं कि पद्य पढ़ रहे हैं। काव्यांश पद्य कहलाता है
निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, ये सब गद्य के अंतर्गत आता है। तो हमें इसकी पहचान हमको कर लेनी है कि गद्यांश है या काव्यांश है। और हमको पहचान हो जाने के बाद हम प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश लिख सकते हैं। फिर द्वितीय बिंदु है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। हम निश्चित हम अपने पाठ्य पुस्तक हिंदी से पढ़ते हैं, चाहे हम गद्य पढ़ें, चाहे पद्य पढ़ें, तो हम निश्चित लिख देंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के लिख देंगे। इसके बाद फिर हम पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम या शीर्षक का नाम। पाठ जैसे कि हम कौन से पाठ पढ़ रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो पाठ का नाम क्या आ जाएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। और हम चौथा बिंदु मैंने लिया है रचयिता का नाम, अर्थात इस पाठ के इस शीर्षक के लिखने वाले कौन है, कवि कौन है, रचयिता कौन है। तो इन्हीं 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम संदर्भ तैयार कर लेते हैं। तो इन बिंदुओं के आधार पर मैंने इस प्रकार से संदर्भ तैयार किए हैं। और आप लोग भी इसी प्रकार संदर्भ आसानी से बना सकते हैं बच्चों। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के 3.1 की बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। इस प्रकार से हम बहुत सरलता से संदर्भ लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे 4 बिंदुओं को, तो 4 बिंदुओं पर संदर्भ बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात हम सब जानते हैं संदर्भ के उपरांत हम जाते हैं प्रसंग की ओर। तो प्रसंग क्या है ये हम थोड़ा जान लें। मैं हर क्लास में बताती हूँ, क्योंकि 9वीं का ये मेरा सेकेंड क्लास है, तो पता नहीं बच्चे इस बात को सुने हैं कि नहीं सुने हैं। कई बच्चे जुड़े रहते हैं, कई बच्चे नहीं जुड़े रहते हैं। तो मैं फिर से प्रसंग के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रसंग है क्या चीज। तो प्रसंग निर्माण हेतु कुछ बिंदु हैं। प्रसंग निर्माण हेतु कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। पहला बिंदु है प्रसंग व्याख्या का लघु लेख होता है, अर्थात संक्षिप्त रूप होता है। बच्चों प्रसंग जो है, जो हम व्याख्या या भावार्थ देखते हैं ना, उसी का छोटा रूप होता है, अर्थात उसी का संक्षिप्त रूप में प्रसंग के रूप में हमको वो उसका संक्षिप्त रूप मिलता है। प्रसंग हमें व्याख्या का पूर्व परिचय देता है। पूर्व परिचय देता है अर्थात व्याख्या में क्या घटित होने वाला है, क्या वर्णित होने वाला है, किसका विवरण या ब्यौरा बताया जाएगा, उसका प्रसंग में हमें पूर्व परिचय मिल जाता है। तीसरा है प्रसंग हमें बताता है कि व्याख्या में क्या होने वाला है। प्रसंग हमें बताता है, प्रसंग से हमें पता चल जाता है कि व्याख्या में किस चीज का वर्णन होने वाला है, किस विषय पर वर्णन या ब्यौरा लिखा जाएगा। इस प्रकार से प्रसंग से हम परिचित हो जाते हैं, फिर हम प्रसंग तैयार करते हैं। तो हम जो पद्यांश प्रथम पद्यांश हमने देखा, उसका प्रसंग है इस प्रकार। इन बिंदुओं के आधार पर जब हमने प्रसंग को समझ लिया, तो हम प्रसंग निर्माण कर सकते हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने बच्चों के काम पर जाने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने बच्चों के काम पर जाने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जाते हैं, तो हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम समाज का दायित्व है कि उस पर ध्यान दे और काम पर जाने के कारण को जाने और उसका निराकरण करने का प्रयास करे। इस ओर कवि हम हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, यही प्रसंग है। अब बच्चों जब प्रसंग हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ रहा है ना कि नीचे में किसका वर्णन रहेगा, तो बच्चों के बारे में होगा वर्णन, बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका वर्णन होगा, ये तो हमको पता चल गया। अब हम पद्यांश 1 की ओर जाएंगे व्याख्या को समझने के लिए। सर जी मैं व्याख्या हेतु भी कुछ टिप्स रखी हूँ, 2 टिप्स, उन टिप्सों की ओर जाएंगे। व्याख्या का जब निर्माण करना है तो हम कैसे व्याख्या तैयार करें, तो इसके लिए 2 बिंदु मैंने तैयार किए हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पद्यांश की पूरी पंक्तियों को अर्थ के साथ प्रारंभ से अंत तक समझना। जैसे आज आप लोगों ने ये क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग, और क्लास अटेंड करने के बाद बच्चों एक बार घर में फिर से समझेंगे, तो इस व्याख्या के बिंदु को जरूर ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पद्यांश की पूरी पंक्तियों को, 5 लाइन की पंक्ति है कि 6 लाइन की है, उन सभी पंक्तियों को प्रथम लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक अर्थ के साथ हमको समझना है।
और पद्यांश में समझ बनने के उपरांत वाक्य को क्रमबद्धता के साथ व्यवस्थित करना है। जब हम उस पद्यांश के अर्थ को समझ जाएंगे और हमको लगता है कि हमको पूरी समझ आ गई, तो उसको वाक्य में उसको वाक्य को क्रमबद्धता के साथ हमको प्रारंभ से अंत तक व्यवस्थित कर देना है। फिर हमारा व्याख्या बहुत सुंदर सा व्याख्या तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को व्याख्या समझाने का प्रयास करूंगी। तो हम प्रथम पद्यांश की ओर चलते हैं और व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम पद्यांश। प्रथम पद्यांश की ओर जाएंगे सर। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं कि कोहरे से ढकी, कोहरे का अर्थ है कोहरा, धुंधलापन, और ढकी का अर्थ है छाया, छाना। तो कवि कहना चाहते, राजेश जोशी जी हमें बता रहे हैं कि जब सूर्योदय भी नहीं हुआ रहता है और सड़क जो है, सड़क का रास्ता साफ दिखाई भी नहीं देता रहता है, अर्थात जो सड़क है वह कोहरे से ढकी रहती है, उस समय छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह सवेरे सवेरे काम पर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब सड़क पर कोहरा छाया रहता है, सड़क में धुंधलापन रहता है, सड़क का रास्ता साफ दिखाई भी नहीं पड़ता है, उस समय छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, अर्थात जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वे काम पर जाते नजर आते हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। हमारे समय का अर्थ हमने लिया है आधुनिक युग, शिक्षा का युग। भयानक का अर्थ है डरावनी, खतरनाक। पंक्ति का अर्थ है बात। कवि कहते हैं कि इन बच्चों का काम पर जाना, सुबह सुबह इन बच्चों का काम पर जाना, आधुनिक युग जो शिक्षा का युग है, इस समय के लिए ये बहुत बड़ी भयानक डरावनी बात है। आज आधुनिक युग है, आज विकास के दौर पर दुनिया चल चुकी है। उस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे यदि काम पर जाते हमको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आज की शिक्षा की युग की समय के लिए यह बहुत डरावनी बात है, ऐसा कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। फिर आगे कवि कहते हैं कि यह तो मेरे लिए और भयानक है कि मैं इसके बारे में विवरण तैयार करूं, इसके बारे में ब्यौरा तैयार करूं, इसका मैं वर्णन करूं कि बच्चे कैसे काम पर जाते हैं, किस समय काम पर जाते हैं। तो ये मेरे लिए और बहुत बड़ी भयानक बात है कि मैं इस बात को, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को ब्यौरा की तरह मैं लिखूं। तो आगे कवि लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह। आगे कहते हैं कि इस बात को तो हमें विवरण या ब्यौरे की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इस बात को प्रश्न की तरह हमको लिखना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अर्थात छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये समाज के सामने एक प्रश्न कवि रखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका खेलने का उम्र है, जिनका स्कूल जाने का उम्र है, वो स्कूल नहीं जाते, खेलते कूदते नहीं है, बल्कि सुबह सुबह एकदम भोर में जब सूर्योदय भी नहीं हुआ रहता है तो ये बच्चे काम पर जाते हैं। तो इस को विवरण की तरह, ब्यौरे की तरह या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसको तो समाज के सामने एक प्रश्न की तरह लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार से राजेश जोशी जी ने इस पद्यांश में हमको समझाने का प्रयास किया है। मैं इस पद्यांश की फिर से चित्रों के माध्यम से पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ चित्र में काम कर रहे हैं। सड़क का दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें सूर्योदय भी, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा दिखाई दे रहा है, सड़क साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं कि जब जब सड़क साफ दिखाई भी नहीं देता, सड़क कोहरे से ढकी रहती है, उस समय भी हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह काम पर जाते हैं। और जब ये काम पर जाते हैं और इनके काम पर जाने पर जो स्थिति है, आज के समय में यह स्थिति बहुत ही भयानक या खतरनाक स्थिति है कि आज आधुनिक युग है, आज शिक्षा का युग है। तो उस शिक्षा के युग में ये बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम पर जा रहे हैं। तो आज के समय के लिए तो बहुत डरावनी और खतरनाक बात है यह। और कवि कहते हैं कि यह और खतरनाक कब हो जाता है, जब मुझे इसके बारे में विवरण लिखना रहता है, इसके बारे में ब्यौरा तैयार करना है,
तो ये और भयानक या खतरनाक बात है। इसे तो विवरण या ब्यौरे की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसे तो सवाल या प्रश्न की तरह लिखना चाहिए और समाज के सामने एक प्रश्न रखना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार राजेश जोशी जी ने इस पद्यांश के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया है। अब हम विशेष की ओर जाएँगे सर जी। विशेष तैयार करने के लिए भी मैंने कुछ बिंदु रखे हैं। इन बिंदुओं के आधार पर बच्चों आप लोग बहुत आसानी से विशेष का निर्माण कर सकते हैं। विशेष की भाषा पहचान। विशेष की ओर जाएँगे सर जी। भाषा की पहचान। हमें भाषा कैसे पहचानना है? किसी भी पद्यांश से भाषा कैसे पहचानना है? तो भाषा को पहचानने के लिए हमको देखना है कि इस पद्यांश में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, उर्दू का, अरबी का, फारसी का या स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ है या इतनी सरल भाषा का प्रयोग हुआ है कि हम बहुत आसानी से समझ गए हैं। तो इस प्रकार से हमको भाषा की पहचान कर लेनी है। यदि हमको भाषा की पहचान करने आ जाता है, तो हम एक विशेष डाल देते हैं कि सीधी-सादी सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने डाला है प्रथम विशेष। दूसरा, अलंकार की पहचान। हमें अलंकार की पहचान हम में होनी चाहिए। यह शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है, यमक है, श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, कौन-सा अलंकार है? ये अलंकार की यदि पहचान हमको आती है, तो हम एक और विशेष डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने डाला है चौथे नंबर पे कि अनुप्रास अलंकार है। सुबह-सुबह हमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है और काव्य में रोचकता उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है बच्चों अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है गुण की पहचान। माधुर्य गुण है कि ओज गुण है? यदि गुण हम पढ़े हैं तो गुण की भी पहचान हमको हो जाती है, तो हम एक विशेष और डाल सकते हैं कि इसमें माधुर्य गुण है। तीसरा है गेयता। अगला है गेयता। तो गेयता, मैं एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, आपके पास एक विशेष बिल्कुल निश्चिंत रूप से आपके पास सुरक्षित रहता है। कोई भी पद्य आता है तो उनकी एक विशेष तो हमारे पास सुरक्षित है, वो है गेयता, क्योंकि पद्य को गाया जा सकता है, स्वर दिया जा सकता है, लयबद्ध किया जा सकता है। इसलिए हम कोई भी काव्यांश या पद्यांश आता है तो एक उसकी विशेषता हमको डाल ही देनी है, इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। फिर है भावों की पहचान। हम भाव कैसे पहचाने? मानवीय भाव, मानवीय संवेदना पर आधारित है, प्रकृति प्रेम पर आधारित है, किसी की भक्ति पर आधारित है। तो इसकी पहचान हमको पद्यांश को पढ़ने से निश्चित बन जाती है। तो इस प्रकार हम भावों की पहचान भी ले लेंगे। जैसे कि यहाँ भाव की पहचान में मैंने तीसरे नंबर पे डाला है, बाल अधिकार की अवहेलना पर चिंता व्यक्त हुआ है। बाल अधिकार की अवहेलना अर्थात बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों का अधिकार है कि 14 वर्ष की आयु तक वो किसी प्रकार से श्रम या किसी फैक्ट्री में, होटल में काम ना करें, बल्कि वो शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन शिक्षा ना प्राप्त करके बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो यहाँ बाल अधिकार की अवहेलना पर चिंता हुआ है, ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने एक और विशेष लिया है, अतुकांत कविता है। अर्थात जिस कविता जिस पद्यांश की प्रथम लाइन की अंतिम अक्षर और द्वितीय लाइन का अंतिम अक्षर यदि मिल जाता है, तो वह तुकांत कविता है। लेकिन यदि उनकी अंतिम अक्षर ना मिले, तो वह अतुकांत कविता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो हम अभी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें कहीं भी तुक नहीं मिल रहा है। इसलिए हम प्रत्येक पद्यांश में एक विशेष डाल सकते हैं कि यह अतुकांत कविता है। मैं आपको पढ़ के सुना दूं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, प्रथम लाइन है। सुबह-सुबह बच्चे काम पर जा रहे, सुबह-सुबह आ गया है, तो यहाँ पर यहाँ पर ह और है, ये तुक नहीं मिल रहा है, इसलिए यह अतुकांत कविता ऐसा मैंने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार बच्चों, इन बिंदुओं के आधार पर आप लोग भी बहुत अच्छे से विशेष तैयार कर सकते हैं। इसके पश्चात हम चलेंगे सर जी पद्यांश 2 की ओर। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? बच्चों, हम सबसे पहले 2-3 बार पद्यांश को पढ़ेंगे। पढ़ने के उपरांत कठिन शब्दों को चुनेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेंगे। तो मैंने भी इस पद्यांश से कुछ कठिन शब्द चुने हैं बच्चों, जो इस प्रकार है। अंतरिक्ष का अर्थ है आकाश, मदरसों का अर्थ है पाठशाला, विद्यालय, रंग बिरंगी का अर्थ है रंगीन, ढहना का अर्थ है गिरना, इमारत का अर्थ है भवन,
और दीमकों का अर्थ है दीमक, दियार, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में घून कहते हैं, वो दीमक है। इसके पश्चात हम चलेंगे संदर्भ की ओर। तो उन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर हम संदर्भ तैयार करेंगे। 4 बिंदु कौन-कौन से हैं? तो पद्यांश या गद्यांश पहचानना, पाठ्य पुस्तक हिंदी के लिख लेना और पाठ का नाम लिखना और पाठ के कवि रचयिता का नाम लिखना। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है ये संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के 3.1 की बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ या शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। फिर हम चलेंगे प्रसंग की ओर। कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से प्रश्न किया है कि बचपन तो खेलने कूदने और पाठशाला जाने के लिए होता है, फिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? इस प्रकार वो जनमानस के सामने नीचे प्रश्न रख रहे हैं और उसको हम पद्यांश की व्याख्या के माध्यम से हम समझेंगे कि वे कैसे प्रश्न रख रहे हैं। पद्यांश तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि जब बच्चों को देखते हैं कि सुबह-सुबह बच्चे काम पर जाते हैं, तो उनको बहुत पीड़ा होती है और कवि कहते हैं कि इनका तो खेलने कूदने का और पाठशाला जाने का उम्र है, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? तो कवि कहते हैं कि क्या बच्चों की समस्त गेंदें जिससे वे खेलते थे, वे गेंदें आकाश में चली गई हैं? आकाश में चली गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग-बिरंगी किताबों को? आगे कवि कहते हैं कि बच्चों की रंगीन किताबें, जिन किताबों में कहानियाँ, चुटकुले, ज्ञान की बातें होती हैं, उन पुस्तकों को क्या दीमकों ने खा लिया है, जिसके कारण बच्चे पढ़ने के स्थान पर काम पर जाने लगे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? आगे कवि प्रश्न करते हैं कि क्या बच्चों के समस्त खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जिसके कारण वे खिलौने नहीं खेलते बल्कि काम पर जाते हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? आगे कहते हैं कि जो पाठशालाएं हैं, बच्चों की स्कूलें हैं, पाठशालाएं हैं, मदरसे हैं, उनकी जो भवन है, इमारतें हैं, वह भूकंप के कारण क्या पृथ्वी के नीचे दब गई हैं? जिसके कारण पाठशालाओं में बच्चे नहीं दिखते बल्कि वे काम पे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से कवि ने हम सबके सामने एक प्रश्न रखा है कि छोटे-छोटे बच्चे आखिर काम पर क्यों जाते हैं? इनका तो पढ़ने लिखने का और खेलने कूदने का समय है, तो ये पाठशाला जाएं और अपना खेले भी। इस प्रकार से इस पद्यांश में कवि ने हमको समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों को इस पद्यांश की पुनरावृत्ति फिर से समझाना चाहूंगी। इन चित्रों के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि बच्चों की जो खेलने के गुब्बारे हैं, गेंदे हैं, वो आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चों के सभी जो खिलौने वे टूटे-फूटे पड़े हैं और तीसरा हम देख रहे हैं कि हिंदी पाठशाला तो है, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे दिख रहे हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हमको दिखाई पड़ने चाहिए। वे बच्चे काम पर चले गए हैं और कुछ बच्चे ही पाठशाला पहुँच पाए हैं। तो इनके माध्यम से समझा रही हूँ आप लोगों को। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? इन्हीं स्थिति को देखते हुए कवि कहते हैं कि क्या बच्चों की समस्त गेंदें आकाश में चली गई हैं, जिसके कारण बच्चे खेल नहीं रहे हैं बल्कि काम पर जा रहे हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग-बिरंगी किताबों को? आगे कवि कहते हैं कि बच्चों की जो रंगीन पुस्तकें हैं, जिसमें कहानियाँ, चुटकुले, ज्ञान की बातें, रोचक गतिविधियाँ रहती हैं, उन पुस्तकों को क्या दीमकों ने खा लिया है? जिसके कारण बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? आगे कवि कहते हैं कि क्या जो बच्चों के खिलौने हैं, वे पहाड़ के नीचे दब गए हैं? बच्चों को वे जो खिलौने हैं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बच्चे खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? आगे कहते हैं कि जो पाठशालाओं की जो इमारतें हैं, मदरसों की इमारतें हैं, भवनें हैं, क्या वे भूकंप में ढह गई हैं? भूकंप के कारण पृथ्वी के नीचे दब गई हैं? जिसके कारण बच्चे अपने पाठशाला नहीं जाते बल्कि काम पर जाते हैं। इस प्रकार से हम जनमानस के सामने कवि ने अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रश्न रखते हुए इस पद्यांश को समझाने का प्रयास किया है। आगे हम विशेष की ओर जाएंगे सर जी।
विशेष। हाँ बच्चों, अब हम विशेष की ओर जाएंगे। इस पद्यांश में हमको कौन कौन सी विशेष बातें मिली, इस पर हम जाएंगे। तो देखिए, पहला मैंने विशेष लिया है उन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो आप लोगों को मैंने प्रथम पद्यांश के विशेष में समझाने का प्रयास किया है। तो पहला मैंने विशेष लिया है, परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। अर्थात परिमार्जित अर्थात शुद्ध भाषा का प्रयोग हुआ है। अतुकांत कविता है, क्योंकि इस पद्यांश में तुक नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह कविता अतुकांत कविता है। तीसरा है गेयात्मक पद है, अर्थात इसको स्वर लय दिया जा सकता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं गेयात्मक पद है। चौथा मैंने विशेष लिया है, बच्चों के पाठशाला तथा खेलने कूदने न जाने की समस्या पर चिंता व्यक्त हुआ है। अर्थात बच्चे खेलते कूदते क्यों नहीं है, पाठशाला क्यों नहीं जाते हैं, वे काम पर क्यों जा रहे हैं, इस समस्या पर इस पद्यांश के माध्यम से चिंता व्यक्त हुआ है। अगला विशेष है, समसामयिक मुद्दों पर आधारित यह कविता है। अर्थात आज भी हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पॉलीथीन मिल रहे हैं, किसी होटल पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, गाड़ियों को साफ करते रहते हैं, जूते साफ करते हैं, ये सब स्थिति हम देखते रहते हैं। तो वर्तमान में भी ये घटनाएं घट रही हैं। तो यह जो कविता है वह समसामयिक मुद्दे पर आधारित कविता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे चलेंगे बच्चों पद्यांश 3 की ओर। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब ए मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पद्यांश को 2-3 बार पढ़ते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ चुनते हैं और उन कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर चुने हैं, जो इस प्रकार है बच्चों। खत्म का अर्थ मैंने लिया है समाप्त, एकाएक, अचानक, अकस्मात। दुनिया का अर्थ है संसार, जग। हस्ब ए मामूल का अर्थ है ज्यों का त्यों, यथावत, जैसा का तैसा। इस प्रकार ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, बहुत सरल तरीके समझ में आ जाएगा, सरल भाषा का इसमें भी प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात हम संदर्भ की ओर जाएंगे। तो उन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर हमने संदर्भ तैयार किया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के 3.1 की बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि राजेश जोशी जी हैं। प्रसंग है, कवि ने बच्चों के लिए खेलने कूदने के जो लिए सिमटे मैदानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि बच्चों का जो खेलने कूदने का स्थान होता है वे कैसे सिमट रहे हैं, वे कैसे विलुप्त हो रहे हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया गया है। अब हम व्याख्या को समझने के लिए पद्यांश 3 की ओर जाएंगे। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि बच्चे खेलते नहीं हैं, तो खेलते नहीं हैं तो क्या उनके खेलने के जो मैदान बने होते हैं, जो उद्यान बगीचा होता है, घरों के जो आंगन होते हैं, वे क्या अचानक एकाएक समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण बच्चे खेल नहीं रहे हैं बल्कि काम पर जा आंगन नहीं होती तो कितना भयानक नजारा या दृश्य होता इस संसार का। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब ए मामूल। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि इससे भी ज्यादा भयानक यह बात है कि मैदान भी उपस्थित हैं, बगीचे भी उपस्थित हैं और घरों के आंगन भी हस्ब ए मामूल, अर्थात ज्यों के त्यों सब चीज, सारी चीजें इस संसार में उपस्थित हैं। ये सबसे डरावनी और खतरनाक और भयानक स्थिति है
कि बच्चों के खेलने के लिए सभी चीज उपलब्ध है, मैदान भी है, बगीचे भी हैं, घरों के आंगन भी है, सभी चीजें हस्ब ए मामूल है, अर्थात जो कि त्यों है, यथावत है। लेकिन फिर भी से दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे 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 बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि सभी चीजें ज्यों के त्यों हैं, फिर भी से हम हजारों सड़कों पर देखते हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह सुबह सुबह काम पर जाते रहते हैं, जो और भी भयानक है और भी खतरनाक स्थिति को इंगित करता है। ऐसा कवि यहाँ समझाने का हमको प्रयास कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से फिर से पुनरावृत्ति करने का प्रयास करूंगी। आप देख रहे हैं चित्र में बच्चों के लिए यहाँ पर मैदान होने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे द्वितीय चित्र पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तृतीय चित्र पे बच्चों के इतने सारे खेलने की जो जगह है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए कवि कह रहे हैं कि बच्चे ये सब होते हुए भी वो काम पर क्यों जा रहे हैं। तो प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने के जो मैदान होते हैं, उनके खेलने के लिए जो बगीचे होते हैं, खेलने हेतु जो आंगन होते हैं, क्या ये सब अचानक खत्म हो गए हैं। तभी तो बच्चे खेलने के बजाय काम करने जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। आगे कवि कहते हैं फिर बच्चों के लिए इस संसार में क्या चीज बच गया है। सभी चीज समाप्त है उनके लिए। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि कितना भयानक होता कि मैदान नहीं होते, बगीचे नहीं होते, घर के आंगन नहीं होते। लेकिन कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक क्या है, सभी चीज संसार में बच्चों के लिए मौजूद है। सभी चीज संसार में बच्चों के लिए मैदान भी मौजूद है, बगीचे भी मौजूद है, घर के आंगन भी मौजूद, हस्ब मामूल ज्यों का त्यों है। लेकिन फिर भी से हजारों सड़कों पर हजारों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम काम पर जाते हुए देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए सुबह सुबह घर से बाहर हो जाते हैं। ऐसा कवि इस पद्यांश के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किए हैं। अब हम विशेष की ओर जाएंगे सर जी, विशेष की ओर। तो विशेष के लिए भी हमने उन्हीं 4-5 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष तैयार किया है बच्चों, और आप लोग भी बहुत आसानी से विशेष तैयार कर सकते हैं। भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। सरल क्यों है? क्योंकि अधिक कठिन शब्द हमको नहीं मिले, आसानी से समझ में आ गए। सुबोध, आसानी से हम उसको ग्रहण कर लिए। प्रवाहमयी, क्रमबद्धता है इसमें, इसलिए भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ऐसा हम एक विशेष डाल सकते हैं। दूसरा, अतुकांत कविता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अतुकांत कविता का अर्थ है कविता में तुक नहीं मिल रहा है, इसलिए यह कविता क्या है? अतुकांत कविता है। तीसरा विशेष हमने लिया है गेय पद है। गेय पद है अर्थात इस पद्यांश को गाया जा सकता है, स्वर लय दिया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पद्यांश को हम के लिए हम एक विशेष ले सकते हैं, यह गेय पद है। चौथा, उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। हस्ब ए मामूल, उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। हस्ब ए मामूल का अर्थ है ज्यों का त्यों, या यथावत, या जैसा का तैसा। पांचवा विशेष मैंने लिया है बाल अधिकारों की रक्षा की ओर ध्यान देने हेतु कवि ने हम सबको प्रेरित किया है कि बच्चों का अधिकार क्या है। बच्चों का शिक्षा का पर उनका अधिकार है, खेलने कूदने का अधिकार है, लेकिन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम करने का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाल अधिकारों की रक्षा की ओर ध्यान देने के लिए कवि ने हम सबको प्रेरित किया है। इस प्रकार से इस पाठ में 3 ही पद्यांश है और मैंने इन तीनों पद्यांश को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है बच्चों। और यदि समझ में आ गया होगा तो मैं स्वमूल्यांकन के लिए कि मैंने जो पढ़ाया उसमें मैंने कितनी सफलता प्राप्त की, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न चुने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग देंगे, तब मेरा मूल्यांकन होगा कि मैंने अपने कार्य में कुछ सफलता प्राप्त की है। तो बच्चों, अब आप लोग अनम्यूट होकर इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बच्चे कब काम पर जा रहे हैं? जब सुबह सुबह सड़क पर धुआं लगता है तो। हाँ, बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर
बता रहे हैं शीर्षक के रचयिता कौन है? राजेश जोशी। हाँ, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हाँ, बोलिए अच्छा से। राजेश जोशी। बच्चे, हाँ हाँ, राजेश जोशी। जी बहुत बढ़िया, राजेश जोशी जी हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक के रचयिता राजेश जोशी जी हैं। सवाल का क्या अर्थ है बच्चे? प्रश्न। हाँ, बहुत बढ़िया। सवाल का अर्थ है प्रश्न। सारी गेंदें कहाँ गिर गई? आकाश में। हाँ, आकाश। सारी गेंदें अंतरिक्ष में, आकाश में गिर गई। रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दिमाग ने। दिमाग खा ली है। बहुत बढ़िया, रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है। बहुत बढ़िया, सही जवाब आ रहा है बच्चे। धन्यवाद आप लोग का। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। हाँ, बच्चे काम पर जा काम रहे हैं। पर। मदरसों की इमारतें किसमें ढह गई है? भूकंप से। मदरसों की इमारतें किसमें ढह गई हैं? भूकंप से। भूकंप के कारण धरती में दब गई हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया। हस्ब ए मामूल का क्या अर्थ है बच्चों? ज्यो का त्यों। बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, बहुत ठीक आंसर आ रहा है। हस्ब ए मामूल का अर्थ है ज्यों का त्यों। काव्यांश की भाषा कैसी है? हाँ, सरल। काव्यांश की भाषा सरल है, सहज है, बहुत गम्य है, तभी हम समझ पा रहे हैं आसानी से। राजेश जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में। अच्छा, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ में। बढ़िया। इस प्रकार से जो आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, तो मेरा स्वयं का मूल्यांकन है, आप लोग समझ रहे हैं, अर्थात मैं समझाती हूँ, आप लोग को समझ में आता है, तो मुझे भी संतुष्टि हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय हिंद मैम। जी, बस इतना ही आज का। हाँ जी मैडम, बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत अच्छे तरीके से बच्चे लोग भी समझ पाए। सभी टीचर का भी बहुत धन्यवाद, सभी छात्रों का धन्यवाद। बच्चों बहुत धन्यवाद बच्चों। और मेरा आप सभी लोगों से फिर से पुनः निवेदन रहेगा कि अभी हाई स्कूल की क्लास में बच्चे बहुत कम जुड़ पाते हैं, तो अधिक से अधिक बच्चों तक बात किया जाए। और बेटा अभी आप लोग पोर्टल की तरफ से जाके जुड़ेंगे। आपको लिंक जो भेजा जा रहा है वो लिंक डायरेक्ट वेबएक्स का भेजते हैं। अब आने वाले समय में नीचे में आप देखे होंगे एक अलग से पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल का लिंक भेज रहे हैं। तो पढ़ाई तुहर द्वार पोर्टल में आपको, हाँ ना, पोर्टल के थ्रू जुड़ने की कोशिश करो बेटा, तो और भी ज्यादा क्लास आपको समझने और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो और साथ ही सभी बच्चे अपनी फोटो, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि इस तरीके से जैसे हिमेश कौशिक ने भेजा है, और शिक्षकों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि मैं अपने मतलब बच्चे इस तरह के फोटो कागज में लिख लें बढ़िया से मोटा मोटी, और मैं अपने शिक्षक के संपर्क में हूँ और घर में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ। और नीचे अपना नाम और पता, हिमेश ने नाम पता नहीं लिखा है तो कागज में थोड़ा मोटा बड़ा बड़ा लिख के आप लोग भेजेंगे। वैसे ही शिक्षक भी लिखें, मैं अपने विद्यार्थियों के संपर्क में हूँ और घर में रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई तुम्हारे द्वार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसको देना है, अभी ग्रुप में भी डाल सकते हैं, और आपको मैं एक लिंक भी दूंगा आपके ग्रुप में, उस लिंक में अधिक से अधिक डालें। तो बहुत धन्यवाद मैडम। लक्ष्मी साहू मैडम, आपकी क्लास का इंतजार रहेगा। बहुत बेहतरीन क्लास रहती है आपकी हिंदी की, और हिंदी के आप एकमात्र टीचर हैं जो क्लास ले रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। आप लीडर बोर्ड में भी हैं जी। और आपकी आप, मेहरबानी है सर, यहाँ तक पहुँचे। नहीं, सब लोगों का टीम की बात है मैडम, हम लोग सब लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। सभी जुड़े हुए शिक्षक साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन कि वो जुड़ पा रहे हैं, और आगे की क्लास के लिए भी हम अभी भिन्न होगी बहुत रोचक क्लास और भी हमारे सरोज दुबे सर की, तो हम उसमें मिलेंगे फिर से। बहुत धन्यवाद सभी को, जय हिंद। जय हिंद सर जी। थैंक यू।